नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। बागेश्वर के नुमाइश मैदान के पास बुधवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक हाई टेंशन तार जमीन पर गिर गया और तार गिरते ही तेज धमाकों जैसी आवाज गूंज उठी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर घबराए दुकानदार अपना सामान लेकर भागने लगे और वहीं आसपास रहने वाले लोग अपने घरों में निकले। गनीमत ये थी कि हादसे के समय भीड़ काफी कम थी। सूचना पर बिजली विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इलाके में जर्जर तारों को लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन बिजली विभाग के इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और उत्तरकाशी में बुधवार को सुबह एक बार फिर भूकंप का झटका लगा। जो भूकंप 3:28 पर आया है। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के पास मध्य वन क्षेत्र में रहा। रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 2.7 नापी गई। उत्तरकाशी जिले में एक हफ्ते में के अंदर 7 बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी दहशत है। और देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में आसान नदी से हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई है। यहां नदी में गाड़ियों में भरकर एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक डाली गई है, जिसके हजारों रैपर सड़क पर बिखरे पड़े दिखाई दिए, जिसकी वजह से आसान नदी और झील में प्रवास के लिए पहुंचने वाले विदेशी पक्षियों की जान पर भी खतरा बन गया है। वहीं मामले में चक्राता वन प्रभाग का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है कि किन लोगों ने नदी को गंदा करने की कोशिश की है कि ये कोल्ड ड्रिंक का एक बड़ा ट्रक लाया, शायद तो एक्सपायरी कुछ कोल्ड ड्रिंक रही होगी, और उन्होंने पूरा के पूरा ट्रक नदी में डाला है, और जिसके कारण वो जो वहाँ का जल है वो दूषित हो रहा है, और जो विदेशी प्रजाति के पक्षी है उनके लिए कहीं वो कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह ना हो, और जिसके कारण वो मर भी सकती है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि पहले जितने मात्रा में पहले वो पक्षी आते थे वो संख्या उनकी कम हुई है। अभी हमें संज्ञान में आया है कि इस तरह का कुछ वेस्ट का इलीगल तरीके से जो है असन रिवर में डिस्पोज ऑफ करने का संज्ञान में आया मैटर, जिसके कारण जो उसके रासायनिक जो रिसाव है वो जो है पानी में जाने की संभावना बनी हुई है। इसको लेके हम इसको जांच कर रहे हैं कि किस तरह के लोग इसमें हैं। और विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के विवाद मामले में बुधवार को भले ही महापंचायत नहीं हुई है, लेकिन भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोग लाढौरा रंग महल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। साथ ही चैंपियन पर लगी धारा 307 को हटाने की मांग की है और उमेश कुमार पर यह धारा लगाने की मांग की और उनकी विधायकी खत्म करने की भी मांग की गई है। गुर्जर नेताओं ने कहा है कि रंग महल हमारी धरोहर है। यदि एक हफ्ते में मांगे नहीं मानी गई तो अगले बुधवार को फिर रंग महल पर पहुंचेंगे। और कानपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक और इन दिनों जेल में बंद चल रहे कुंवर प्रणव चैंपियन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर बीजेपी असमंजस में है। हालांकि पहले भी कई नेताओं की कारस्तानी के कारण बीजेपी असहज हुई है। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के घर पर गोलीबारी करने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन इन दिनों जितनी चर्चाओं में हैं, उससे कहीं ज्यादा चर्चाओं में बीजेपी है। चर्चा इस बात की है कि आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो चैंपियन के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रही है। इससे पहले भी दिल्ली में उत्तराखंड भवन में पत्रकार को धमकाने के मामले में जून 2019 में पार्टी ने चैंपियन की प्राथमिक सदस्यता 3 महीने के लिए सस्पेंड की, लेकिन चैंपियन बाज नहीं आए। फिर बवाल किया तो महीने भर के भीतर ही केंद्रीय नेतृत्व को उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। लेकिन 2022 का चुनाव आते आते चैंपियन तो नहीं बदले, लेकिन बीजेपी ने यू टर्न लेते हुए चैंपियन को ससम्मान पार्टी में वापस ले लिया। गुर्जर नेता चैंपियन 4 बार लक्सर और फिर कानपुर से विधायक रहे हैं। इन दोनों सीटों पर गुर्जर और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। बीजेपी के पास इस सीट पर गुर्जर नेताओं में कोई दूसरा बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भले ही चैंपियन को टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी को चैंपियन की पत्नी को टिकट देना पड़ा।
अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों के लिए हम ट्रेनिंग कैंप लगाने वाले हैं और उसमें हम निश्चित रूप से किस प्रकार का व्यवहार एक जनप्रतिनिधि का रहना चाहिए, उसमें संयम भी है, कानून व्यवस्था को मानने का भी विषय रहता है। सब विषयों की हम चर्चा करते हैं और अपेक्षा भी की जाती है कि जब समाज किसी व्यक्ति को किस नजरिए से देखता है, उसका खामियाजा जहाँ व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी को होता है वहीं दल को भी होता है। इसलिए दल इसको बहुत संज्ञान लेकर भविष्य के अंदर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ऐसे कई नाम हैं जिनके आगे बीजेपी की सियासत समय समय पर कमजोर पड़ती नजर आई है। 2017 से 2022 के टर्म में लोहाघाट से विधायक पूरन फर्त्याल ने बीजेपी को खूब नाच नचाया, लेकिन पार्टी नोटिस भेजने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। सल्ट से विधायक महेश जीना के कारण भी कई बार बीजेपी की किरकिरी हो चुकी है। पार्टी में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसे अनुशासन पर रहना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा ओहदा हो। लेकिन ये भी बात सही है कि जितने भी नेता हैं सबके ऊपर ये समान रूप से लागू होना चाहिए। दरअसल बीजेपी भले ही रीति नीति अनुशासन की बात करती हो, लेकिन चुनाव आते ही सिद्धांत बैकफुट पर रखकर जिताऊ कैंडिडेट ही उसकी प्राथमिकता बन जाता है। यही कारण है कि सत्ता और समर्थन दोनों हासिल करने के बाद कुंवर प्रवर चैंपियन जैसे नेताओं के आगे पूरी पार्टी असहज नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी है। कालकाजी में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के लिए जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि दिल्ली वालों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। कालकाजी में चुनाव प्रचार से पहले सीएम धामी ने नफजगढ़ में जनसभा को संबोधित किया है और बीजेपी उम्मीदवार नीलम पहलवान के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि आप सरकार ने लोगों से किए वादे को पूरा नहीं किया। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में अलग होने का ढोंग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। ये केवल इनका ढोंग है भाइयों बहनों, लेकिन ये भ्रष्टाचार और सनातन धर्म के अपमान में हमेशा एक दूसरे के पक्के साझीदार हैं, मौसेरे भाई हैं। ये लोग मोदी सरकार के जितने भी राष्ट्रहित के फैसले होते हैं उनमें भ्रम फैलाते कर दिल्ली की जो शांति है उसको अशांति में बदलने का काम करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का न्योता दिया है। साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। और महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, कल से महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक नहीं जा सकेंगे कोई वाहन। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी पास अब 4 फरवरी तक रहेंगे कैंसिल। वीवीआईपी स्नान और एस्कॉर्ट की गाड़ियों के काफिले पर भी लगाई गई है रोक। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर की गाड़ियां ही अंदर चलेंगी। आज की घटना के बाद हुए कल से 5 बड़े बदलाव होंगे। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 पहिया वाहनों की शहर में एंट्री रोक दी गई है। तो आज की घटना को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है और नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यूसीसी लागू हो चुका है, लेकिन नए कानून को लेकर सवाल और सियासत जारी है। ऐसे में शिकायतों के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी है ताकि यूसीसी के कुछ बिंदुओं पर पैदा होने वाले कंफ्यूजन और प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए।
27 जनवरी को उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। देश में मिसाल बने यूसीसी को लेकर कई सवाल अलग अलग स्तर पर उठ रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन शरीयत को इससे बढ़कर मानते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने की बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबर है कि सवालों और शिकायतों को सुनने के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी है। कमेटी शिकायतों और सवालों का जवाब खोजने के लिए काम करेगी ताकि यूसीसी से उन्हें दूर किए जा सके। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके बारे में अनेकों प्रकार की संशय की स्थिति बनी रहती है और मुझे ये बताते खुशी है कि प्रदेश सरकार ने हर प्रकार के संशय को दूर करने के लिए उनके चाहे किसी कोई सुझाव है या किसी की शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए उस कमेटी बनाने का ऐसा निर्णय लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को विपक्ष संविधान के खिलाफ बता रहा है, तो उत्तराखंड में लागू होने के ठीक दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने देवभूमि में यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। वहीं सरकार का कहना है कि कुछ लोग बेमतलब के विरोध की बात कर रहे हैं, जबकि कई मुस्लिम देशों तक में यूसीसी लागू है। ऐसे में सुझाव और शिकायत तो सही है, लेकिन सियासत करने वालों को नुकसान होगा। देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। ये तो ऐसा है यूसीसी है जैसा कभी कोई मदारी खेल दिखाता है ना तो सबको आकर्षित करता है, लेकिन जब खेल खत्म होता है तो शून्य होता है। तो ऐसा ही ये यूसीसी है। आपने कोई अध्ययन नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि जो इसमें कमियां होंगी उसको हम दूर करेंगे, ग्रीवेंसेस कमेटी का गठन करेंगे। ये सब चीजें तो पहले होनी चाहिए। जो लोग स्वाभाविक तौर से सिर्फ किसी चीज का जिन्होंने विरोध ही करना है, तो पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम देख तो लें इसमें है क्या। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां यूसीसी लागू है। जिस संविधान की ये लोग दुहाई देते हैं उस संविधान के अनुच्छेद 44 में जिक्र है कि आप अपने यहाँ समान नागरिक आचार संहिता लागू करिए, और उस सब के बाद कोई धर्म लिंग भेद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और नाहक आप यदि विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। यूसीसी लागू हुए अभी 2 दिन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूसीसी को जरूरी बता चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ मानने वाले संगठनों से लेकर लिव इन रिलेशन का विरोध करने वाले कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में सरकार पहले शिकायत कमेटी बनाकर पहले ही अपना काम आसान करना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और रामनगर में उत्तराखंड में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक की गई है, जिसमें 21 फरवरी से 21 मार्च तक होने वाले पेपर को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भी बैठक में चर्चा की गई है। 1245 परीक्षा केंद्रों पर अभी परीक्षाएं होनी है। इनकी तैयारी के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश आज परिषद की तरफ से मुख्य शिक्षा अधिकारियों को और उप नियंत्रकों को दिए जा रहे हैं। कब से परीक्षाएं शुरू होंगी, कब तक चलेंगी? परीक्षाएं फरवरी 21 से शुरू होंगी और 11 मार्च तक चलेंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं हमारी प्रारंभ हो गई थी 16 जनवरी से और ये 15 फरवरी तक चलेंगी। और भारत चीन के विदेश मंत्रालय की मीटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि मानसरोवर यात्रा फिर से होने जा रही है। दोनों देशों के बीच खराब होते रिश्तों के कारण ये यात्रा 5 साल से बंद थी। मानसरोवर यात्रा शुरू होने से जहां श्रद्धालु उत्साहित हैं, वहीं उन इलाकों में भी खुशी है जहां से ये यात्रा गुजरती है। रिपोर्ट देखिए। डोकलाम विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी ड्रैगन ने यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी। बीते 5 सालों में दोनों मुल्कों के रिश्ते तो तल्ख बने ही हैं, साथ ही यात्रा पर रोक लगी रही। लेकिन अब लगता है कि भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ गलनी शुरू हो गई है। बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मीटिंग में मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर सहमति बन गई है। यात्रा बहाल होने के बाद पूरी उम्मीद है कि इसी साल जून में भोले के भक्त
पवित्र कैलाश और मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 से बंद थी। बीच में एक बैठक हुई थी भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में, तो पूरी संभावना है कि इस बार हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा चलेगी। लिखित में अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन हमारी तैयारियां हैं। हमारे जितने भी मार्ग में धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक है, पूरा मार्ग बना हुआ है। केएम भी इनके सारे हट्स कॉटेज तैयार है। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों भारतीय यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर ये यात्रा करते थे। यात्रा से जहां बॉर्डर के इलाकों को एक पहचान मिलती थी, वहीं पर्यटन को भी 4 चांद लगते थे। दोनों मुल्कों के बीच बेहतर होते रिश्तों से अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने के आसार बढ़ रहे हैं। ट्रेड बंद होने से भारत के हजारों व्यापारी लंबे वक्त से संकट में हैं। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।